नमस्कार जंट में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में 7 सीट पर विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मुकाबला काफी रोचक है। हम इस सीरीज में आज से शुरू करेंगे और बात करेंगे झुंझुनू की। झुंझुनू अगर अभी की बात करें तो उम्मीदवार 11 है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। भाजपा कांग्रेस के अलावा पूर्व मंत्री और निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वहां की अपनी समस्याएं आप स्क्रीन पे भी देखते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त तीनों ही जो टक्कर के प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। और वहां के क्या कुछ खास मुद्दे हैं, जातीय समीकरण, वहां के वोटर संख्या, तमाम चीज आप स्क्रीन पे भी देखते रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अजय चाहर जी भाजपा से हैं, और लोकेश कुमार जी राजेंद्र गुढ़ा के प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा जी। अगर अब तक के बात करें तो 17 इलेक्शन झुंझुनू विधानसभा सीट के लिए हो चुके, 13 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। बीजेपी राजस्थान में सरकार में भी रही और काफी कड़ा मुकाबला भी रहा, लेकिन जीत नहीं पा रही थी। तो क्या कारण माना जाए इसका? क्या कुछ वजह रही, वहां धरातल तैयार नहीं कर पाई, या कास्ट इक्वेशंस बीजेपी के अनुकूल नहीं थी? क्या रहा कारण, और इस बार क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, झुंझुनू जो सीट है एक तरीके से जातीय समीकरण से और वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उस तरीके से अगर देखें, जातीय इक्वेशन के हिसाब से प्रो कांग्रेस माइंडेड सीट है, जिसमें कांग्रेस अपना वोट बैंक मान के चलती है। कांग्रेस ये मान के चलती है कि 70,000 से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, और उसके बाद में कुछ लोगों को अपने तरीके से सेट करके, और अरोड़ा परिवार का जो राजनीतिक प्रभुत्व रहा है, उनका जो वजूद रहा है, उसके आधार पर वो इस सीट को जीतने में कामयाब रही है मोस्टली। लेकिन अभी आज अगर हम बात करें तो आज के वर्तमान प्रदर्शन में देखें तो भाजपा की जो सरकार है, केंद्र की और राज्य नीति की जो सरकार है, उस सरकार के कामकाज को लेके, भाजपा की एकजुटता को लेके, और जो आप बता रहे हैं कि जीत नहीं पा रहे, ये एक कार्यकर्ताओं में भी इस चीज का मैसेज है कि हमें अब इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने। इसलिए पूरी भाजपा एकजुट होकर इस चुनाव को जीतने के लिए जी जान से जुटी हुई है, और यही हमारा मनोबल, यही हमारी जो ताकत है, इस चुनाव को हमारे जीतने में कारगर सिद्ध होने वाली है। अभी अगर हम बात करें तो जैसे कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ, उसमें यमुना नहर के जल को लेके जिस तरीके से कांग्रेस ने जो भ्रांति फैलाई, और कांग्रेस ने हरियाणा में जो मुद्दा लिया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो राजस्थान के साथ जो जल समझौता हुआ हम उसको रद्द करेंगे, और उस समझौते को रद्द करने में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने भी जो भूमिका निभाई, उनकी जो उसमें हामी थी कि हाँ हम इस समझौते को रद्द करने के पक्ष में, वो भी इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। आम जन इस चीज को समझ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और उसके मिले जुले जो लोग हैं वो हमारे लोगों के विकास को अवरुद्ध करने में लगे हुए। चले, मैं वापस लौटूंगा अजय जी आपके पास में। आप जनता के साथ बने रहिए। मैं अभी हमारे साथ लोकेश जी जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, क्या लगता है राजेंद्र गुढ़ा त्रिकोणीय बना पा रहे हैं इस चुनाव को, और कितने आश्वस्त हैं आप लोग? सबसे पहले मैं जन टीवी के द्वारा सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं अजय जी जो चाह रहे हैं इनके एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि झुंझुनू में जो राजनीति है वो नहर के नाम से, शीशराम की ओढ़ा नहर के नाम से राजनीति करके चले गए, और अब बीजेपी भी उसी नाम से राजनीति करने की सोच रही है। तो ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए। और राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा की मैं बात कर रहा हूँ, त्रिकोणीय संघर्ष ही नहीं है, आज के दिन जनमानस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गुढ़ा का नाम, चाहे वो जातीय समीकरण के आधार पे मानो, चाहे झुंझुनू जिले का जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सरकारें कांग्रेस की भी रही है, सरकारें बीजेपी की रही है, लेकिन एक निष्क्रिय जनप्रतिनिधि के वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा वैक्यूम बना हुआ है। चाहे लोगों के पर्सनल काम हो, चाहे विकास के काम हो। और इस बार राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा जो है वो राजस्थान की विधानसभा में 2 बार मंत्री रहे, और सभी पूरे राजस्थान को पता है कि किस तरह की उनकी कार्य है। तो लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे, और आम जन के अंदर उनका क्रेज इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के छक्के छुप गए। तो आधार क्या है? आप जो कह रहे हैं कि शीशराम ओला साहब 8 बार विधायक बने सिर्फ इसी बात को लेकर के, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की बात करके, और अभी बीजेपी यमुना जल समझौते की बात कर रही है, तो जनता के गले नहीं उतर रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर,
बिल्कुल भी जनता बिल्कुल समझदार है अच्छी तरह से। जनता को पता है कि शीश राम जी मर गए नहर पर राजनीति करते करते, और जैसे ही ये उपचुनाव आया है, उपचुनाव होते ही झुंझुनू में फिर से नहर का जो गड़ा हुआ मुद्दा था, फिर से बीजेपी ने उसको निकाल लिया है। तो बस सिर्फ ये, लेकिन जनता समझ चुकी है कि हमें ये नहर के नाम पे कब तक बरगलाएंगे, कब तक हमारे वोट का यूज करते रहेंगे। और यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है और एससी एसटी का जो वर्ग है, उन लोगों ने कांग्रेस को भी नकार दिया है, और बीजेपी के तो पहले भी एससी एसटी और मुस्लिम वर्ग पहले भी साथ नहीं था। और बीजेपी तो यहाँ झुंझुनू में वैसे ही, बीजेपी तो शुरुआत से ही दो धड़ों में बटी हुई थी है, और झुंझुनू की बीजेपी दो धड़ों में ही बटी रहेगी। तो यहाँ राजेंद्र जी गुड़ा का एक तरफा बोलबाला है सर। आप टक्कर किससे मान रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? सर राजेंद्र सिंह की गुड़ा की टक्कर बीजेपी से रहेगी, लेकिन मार्जिन काफी ज्यादा रहेगा। राजेंद्र सिंह गुड़ा 100% चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ गरीबों के मसीहा के नाम से वो फेमस हुए हैं। और 6 महीने में लोगों के इतना सुख दुख में काम है, लोगों के हर काम एक फोन पे कर देते हैं, जहां उनकी जरूरत होती है तुरंत अवेलेबल होते हैं। जी चले, मैं अजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये माना जा रहा है कि जनरल कास्ट के जो वोटर हैं बीजेपी के काफी करीबी वोटर माने जाते हैं। राजेंद्र गुड़ा नुकसान कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो राजपूत जाति से आते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर और सर्व धर्म समभाव के नारे को लेकर साथ चलती है। हम किसी जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे, ना हमारा कोई लॉस और प्रॉफिट होना है। कुछ लोग जाति और धर्म को लेकर जो उकसावे की राजनीति करते हैं वो उनका काम है और वो करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो एजेंडा है, लोकेश जी मैं वापस आऊंगा। बीजेपी का एजेंडा ओनली धर्म की राजनीति करना है। राजस्थान की विधानसभा में भेजने को तैयार हैं। मैं खुद बगड़ कस्बे से हूं, जहां हमारे चेयरमैन राजपूत समाज से हैं, हमारे नेता हैं, और निश्चित तौर पे पूरी एकजुटता के साथ हमारे नेता, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के हो, के साथ लगे हुए हैं। तो उसमें कहीं कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए कि जात और धर्म के नाम पे हमारे यहाँ कोई बिखराव या बंटवारा होगा। जी चले अजय जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा। चले इस वक्त हमारे साथ में प्रदीप सैनी जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या दावा है आपका? इलेक्शन की बिसात बीत चुकी है, 13 तारीख को मतदान होगा, यानी कि अगर यूं भी बात करें तो 90 दिन इस वक्त आप लोग जोड़ बाकी गुना भाग में लग रहे होंगे वोटिंग के बाद में। तो अभी क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, और मेरे साथी चार साहब गुरुजी को भी मेरा नमस्कार। चुनाव की प्रोसेस बीत चुकी है, चुनाव के जो फॉर्म सबमिट होने थे हो गए हैं। अब जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपने जो वादे हैं वो कर रहे हैं। हमारे पास तो जनता के पास जाने का बहुत पत्रकार महोदय, प्रदीप जी गाँव में भी करवाए, पंचायत स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर, उन कामों पर जा रहे हैं। एक और दूसरी हमारी जो विचारधारा है, विचारधारा को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा स्पष्ट। हमारे नेता आदरणीय विजेंद्र जी, शीश राम जी ओड़ा थे, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम आज तक कोई नहीं लगा पाया, न भारतीय जनता पार्टी लगा पाई है, न और भी कोई अन्य दल है वो लगा पाए आज तक। और उनकी सादगी ईमानदारी ऐसी है कि वो पहले परिवहन मंत्री थे, तब लोगों हमारे राजस्थान में कहा था कि परिवहन मंत्री कभी जीतता नहीं है क्योंकि वो काजल की कोठरी में रहता है। लेकिन पहली बार इस धारणा को तोड़ा माननीय विजेंद्र जी ओड़ा ने, और परिवहन मंत्री होने के बाद उन्होंने 28,000 वोटों से जीत तक जनता का बहुत अपार स्नेह है। चले एक बार मैं जानना चाहूंगा प्रदीप जी, चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि आपकी सीट है, ये आपकी सीट है, इसे बचाए रखना। ये कहा जा रहा है कि वहां पे राजेंद्र गुड़ा के चुनाव लड़ने से नुकसान हो सकता है। और अभी जो बात आ रही थी सामने, हमारे साथ में जो अजय जी जुड़े हुए हैं चाहर, उनका ये कहना है कि यमुना जल समझौता है वो जनता को एक बड़ा आधार चुनाव में दे रहा, और डबल इंजन की सरकार का वो जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हरियाणा इलेक्शन में ये कहा गया था कि ये समझौता हम खारिज कर देंगे, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। देखिए, झुंझुनू में चुनाव
झुंझुनू के लोकल मुद्दों का हो रहा है, आपसी भाईचारे का हो रहा है। ना हरियाणा से कोई लेना देना है, ना महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। एक बात, दूसरी बात का जवाब मैं दे दूं, जैसे यमुना जल समझौते की बात कर रहे हो आप, यमुना जल समझौते का या कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को तो पता भी नहीं है, क्यों इन्होंने सार्वजनिक भी नहीं किया। सीएम साहब आए थे यहाँ पर झुंझुनू में, तब आप जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जनों ने उनसे पूछा कि हमें एक बार एमओयू की कॉपी तो दीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि मेरे पास अभी है नहीं। पहली बात तो सीएम को ऐसे जवाब नहीं होते, उनके साथ पूरा रमड़ा खमड़ा चलता है। सीएम बाड़मेर में भी कोई बात बोलता है तो गंगानगर इधर टोंक जयपुर तक इनकलाब बोलना चाहिए, और जयपुर में कुछ बोलता है तो उसका इनकलाब भी पूरे राजस्थान में बोलना चाहिए। तो ये कोई जवाब थोड़ी है। तीसरी बात, राजेंद्र हुड्डा जी की जो बात ये कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं किसको नहीं पहुंचा रहे, तो राजेंद्र हुड्डा जाने, क्योंकि वो आए नुकसान पहुंचाने के लिए। अब वो किसको पहुंचा रहे हैं किसको नहीं पहुंचा रहे, इसकी व्याख्या पर 13 तारीख के बाद करें। जी चलिए लोकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। जी लोकेश जी अभी सुना, केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र हुड्डा। लोकेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं लौटूंगा आपके पास में, जब तक मैं अजय जी के पास में जाना चाहूंगा। अजय जी, आपने सुना कि एमओयू नहीं है, पब्लिक में चर्चा का विषय है, तो वोट किस बिहाफ पे देगी पब्लिक? अजय डीपीआर बनाई है, वो डीपीआर नाड़ों की डीपीआर बना रहे हो यार, भ्रम बढ़ा के चलती है, और भ्रम की राजनीति इसने हमेशा से की है। आज से हमारे पहले जो दिग्गज नेता शीशराम जी ओढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी नहर के नाम पे जिले को गुमराह किया है। और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से संविधान के नाम पे, संविधान की प्रति दिखा के कांग्रेस ने पूरे लोकसभा इलेक्शन को भ्रमित करने का काम किया। वही मेरे मित्र प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम जो है वो अभी कर रही है कि हमारे पास एमओयू नहीं है। मैं तो प्रदीप जी से पूछ रहा हूँ कि प्रदीप जी, ये एक परिवार की गुलामी कब तक करते रहेंगे हम लोग? कब तक हम सत्ता हस्तांतरण तीसरी पीढ़ी और आगे उनकी तो चौथी और पांचवी पीढ़ी भी तैयार है मेरे भाई। कम से कम लोकतंत्र में एक स्टेबिलिटी तो लेके आओ कि कम से कम जो इस लोकतंत्र में आपके लिए काम कर। अजय जी, कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी क्यों परेशान हो रही है जब पब्लिक साथ दे रही है, पब्लिक को अच्छा लग रहा है। जी बात अच्छा लगने के लिए लोकतंत्र, ये राजतंत्र नहीं है मेरे भाई, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रदीप जी मेरे मित्र हैं, प्रदीप जी सत्ता के शीर्ष पे आए, प्रदीप जी यहाँ के विधायक बने, यहाँ मुरारी जी आपके समाज के नेता रहे, कांग्रेस में बहुत बड़े नेता रहे हैं। एक उनको मतलब इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मेरे मित्र दिनेश जी सुंडा कहीं मुझे मंचों पे नहीं दिखाई दे रहे। कारण क्या है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलामी, जो एक परिवार के खिलाफ है, जो एक परिवार की गुलामी नहीं करता, वो कांग्रेस में नहीं है, वो कांग्रेस के साथ नहीं है। ये इस चुनाव को आप कहां लेके जा रहे हैं भाई? चले एक बार प्रदीप जी आप जवाब दे दीजिए। अजय जी जवाब दिलवा रहा हूँ, उसके बाद मैं लोकेश जी का रुख करना चाहूंगा। जी प्रदीप जी। साहब देता है, आप में जोश है, हम तो आपके जोश, मैं तो जाहिर बात कर रहा हूँ ऐसे। लेकिन रही बात आपने जो परिवार की बात उठाई, कांग्रेस पार्टी में टिकट दी गई थी, बात सुनिए, लेकिन परिवार, चलिए ये कांग्रेस 20 साल से शुरू हुआ, लेकिन ये परेशान करता रहेगा कांग्रेस परिवार की तीसरी पीढ़ी को लेकर। परिवार आपकी आवाज कट रही है। लोगों से कोई जो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। मैं लोकेश जी आपका रुख करना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस से आरोप लगा रही थी कि वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र हुड्डा। मैंने आपसे पूछा था, लेकिन उनको किस तरीके से उन्होंने कोने में लगाने का काम किया, समाज देख नहीं रहा है क्या? मुस्लिम समाज के दोनों की बातों का जवाब देना चाहूंगा मैं। जी अजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। अजय जी लौटूंगा मेरा जवाब सुन लीजिए। जब ये बोल रहे कि वोट काटने के लिए, मैं ये कहना चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी हुड्डा का पीछे का इतिहास उठा के देखो। आपके अमित जी ओला और राजेंद्र जी भांबू दोनों से कहां कमजोर है, किस मामले में कमजोर है?
चाहे यहाँ की झुंझुनू की। जी चलिए, मैं लोकेश जी आपके पास में, अजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात जरूर यहाँ पे चल रही है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बबलू चौधरी को बैठा तो दिया गया है। चलिए लोकेश जी आप एक बार कंटिन्यू करिए। लोकेश जी अपनी बात मैं ये बोल रहा हूँ, राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा जिस तरह से विधानसभा में 2 बार मंत्री रह गए, जिस तरह से उन्होंने लोगों के काम किए, जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में जिन्होंने उनका मुकाम हासिल किया है, उस तरह से अमित ओला और राजेंद्र सिंह भामू उनके मुकाबले कहीं बैठते ही नहीं है। और ये बात जनता को समझ में आ गई है। मेरी आवाज आ रही है? बीच में आ रही है, बोले जाइए। बीच में कॉल आने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जनता के समझ में आ गई है। इधर जैसे कि अजय जी ने कहा परिवारवाद की राजनीति, कांग्रेस में भी अमित जी ओला से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ जो लीडर कार्यकर्ता थे, सालों से यहाँ दरी बिछा रहे थे, जैसे कि दिनेश जी सुंडा है, कूड़ाराम जी धीमा है, जाट महासभा के महासचिव रहे हुए हैं, वर्तमान में हैं। वो अच्छी पकड़ है उनकी यहाँ की जनता में, यहाँ के लोकल लोगों में। और भी मोहन सिंह जी सोलाना है, या एमडी चौकीदार है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई यहाँ। वही शीशराम जी के बेटे, शीशराम जी का पोता। और बीजेपी की जी चले, मैं अजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। हाँ हमारे नेताओं का ख्याल रखते हो। वापस आ रहा हूँ। हाँ हमारे नेताओं का बड़ा ख्याल रखते हो यार आप। कौन हमारे अंदर आगे बढ़ रहा है, कौन नहीं बढ़ रहा है, ये बड़ा ख्याल रखते हो। अपने देख ही नहीं रहे। आप लोगों के अंदर ना कितनी बड़ी प्रतिभा है। ये कांग्रेस से आकर आप बीजेपी की टिकट देते हो, आप तो कुछ नहीं सोचते। कांग्रेस का राजेंद्र जी भामू थे, जिला परिषद के सदस्य थे कांग्रेस के। कांग्रेस और हमारी बड़ी व्याख्या करते हो। लोकेश जी दिनेश सुंदर टिकट का लेवल सिर्फ बोला परिवार पे। प्रदीप जी, और बीजेपी में हर बार जो बागी होता है उसको टिकट मिलती है। इस बार वो बागी हो गया, उसको टिकट मिल गई। इस बार वो बागी हुआ, उसको टिकट मिल गई। जनता किस पे भरोसा करे? चले लोकेश जी, मैं अजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात ये कही जा रही है कि बबलू चौधरी को बेशक बैठा दिया गया हो, लेकिन बाम्बू के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं इंटरनली, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए सर, बहुत सिंपल सी चीज है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी और किसी भी सीट पे व्यक्ति हावी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान जो है वो चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी होने के बाद में प्रत्याशी अपने तरीके से चुनाव लड़ता है। चुनाव है, ये तो चुनाव है, रेगुलर चुनाव से तो आपको पता चल जाता है। मांगेगा, लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हो चुकी है तो प्रत्याशी कमल का निशान जिस व्यक्ति के साथ आया है उसके साथ सारे लोग एकजुटता के साथ काम करेंगे। भामू जी के लिए कमल का निशान पिछली बार विधानसभा 12 महीने पहले कहाँ था? भामू जी के लिए कमल का निशान, अगर भामू जी बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता थे या नहीं थे तो फिर उनको टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए थी। भामू जी के लिए कमल का निशान 12 महीने पहले कहाँ था? टिकट मेरे भाई एक ही व्यक्ति को दी जाती है, टिकट 36 लोगों को नहीं दी जाती। हर चुनाव में कभी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने दिए, सोनिया गांधी ने दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए, अशोक गहलोत ने दिए, सचिन पायलट ने दिए, गोविंद डोटासरा ने अपने को टिकट दिए। टिकट एक को दी जाती है। गुढ़ा जी का इतिहास भी सारे लोग जानते हैं। 2 बार वो हाथी के निशान पे बैठे और दोनों बार हाथी से इतिहास कहाँ? उसका नुकसान हो रहा है क्या? उसका नुकसान हो रहा है क्या? अजय चार ने बिल्कुल सही बात कही है। अजय चार जी ने कि गुढ़ा जी का इतिहास जानते हैं, इसलिए गरीब मजलूम लोग उनको वोट कर रहे हैं। तीसरी बार उनको झुंझुनू की विधानसभा में भेज रहे हैं। बहुत जल्दी दल बदल लेते हैं। ये बदलने के लिए मैं आपको बताऊं शीशराम जी और कांग्रेस बनाई थी और 12 महीने पहले ही भामू जी ने भी अपनी पार्टी बदली थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अलग है मेरे भाई, पार्टी बदलना अलग बात होती है। वैचारिक संघर्ष जहाँ होता है, हो सकता है पार्टी बदल ली जाए, विचार चेंज हो जाए, लेकिन दोनों पार्टी बदलना कोई गुनाह थोड़ी होता है। राजनीति में
पद के लालच में राजस्थान में, मंत्री पद के लालच में हुड्डा जी ने उदयपुर वाटी की जनता को बेचने का काम किया। एमएलए की कुर्सी के लालच में, एमएलए की कुर्सी के लालच में अपनी पार्टी की बगावत करके बामूजी चार ने चुनाव लड़ा था निर्दलीय। एमएलए पद के लालच में, वो लालच नहीं था क्या? प्रदीप जी, चलिए मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रदीप जी, आपकी पार्टी पे आरोप ये लग रहा है कि ओला परिवार से झुंझुनू में बाहर नहीं जाया जा रहा, इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि वोटर जागरूक है कि दूसरे को मौका क्यों नहीं। मैं मेरी पार्टी की बात करूं सर, सत्ता में तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरण अजय जी मैं आऊंगा आपके पास में। प्रदीप सैनी जी, प्रदीप जी, तीसरी पीढ़ी में प्रदीप जी बोलिए। इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक। प्रदीप जी, जनता का कुछ नहीं किया इनका, तो इस वजह से ओला परिवार को देते हैं वोट। कैसे नहीं देंगे? ओला परिवार को 7 लोग देते हैं, 36 कौम वोट देती है, ऐसे ही थोड़ी जीता जाता है 42,000 से 28,000 से। लोकसभा का चुनाव जीता है, लोग ये कह रहे थे 400 पार। हमने यहाँ पर पूरी शेखावटी में फैलते हैं लोग, इनका कोई आधार नहीं है, इनका कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में। ये लोग अभियान चला रहे थे, एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को बीजेपी का सदस्य बना दिया था। 250 लोगों का आंखों का ऑपरेशन होना था, पूरे देश में पढ़ाया उनको। ऑपरेशन होने से पहले इन्होंने ओटीपी लगा के बीजेपी का सदस्य बना दिया। इनका कोई चाल से तो चेहरा ही नहीं। क्या बात करते हैं? क्या राजेंद्र बाबू है? पिछली बार तो ये इनके कैंडिडेट को वो रहने चल गया। ये तो उपचुनाव है तो डरा के धमका के पुलिस बल से, लेकिन अब तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप जी आपके लिए दिक्कत की बात यह हो सकती है कि बाम्बू और बबलू दोनों मिलकर के चुनाव अगर लड़ रहे हैं, तो अगर वो वोट गैप देखें, दोनों के अगर वोट मिलाते हैं तो ओला साहब से ज्यादा वोटिंग उनको मिली है। तो अभी बीजेपी को यह भरोसा है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हम जीतेंगे। इसका क्या जवाब आपके पास? तो इसका मतलब आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भामू जी का और बबलू जी का इंक्लूड किया जाए। एक मिनट, तो बबलू जी को कल को मन हो जाए कि मैं सारे बबलू को विजेंद्र जी को दिला दूं तो वो 57 के 57 दिला देगा क्या? तो आपको ये लग रहा है कि वोटर केवल बबलू या भामू के कहने से नहीं देगा, उसकी इच्छा से देगा? वोटर आजाद आज के दिन अपने विवेक से देता है। झुंझुनू जिला तो बहुत एडवांस जिला भाई साहब, ये पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व में विश्व का एडवांस डिस्ट्रिक्ट है। चलिए मैं माफी चाहूंगा। खैर यही हैं जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों ने वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, 11 हैं। 17वां चुनाव है जिसके अंदर देखना होगा कि बाजी कौन मारता है, ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी या फिर बीजेपी वहां पे अपनी पारी जो पहले कुछ ही बार 1-2 बार जीत चुकी है, 3 बार उन्होंने अपना कमल खिलाया है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 17 में से 13 बार कांग्रेस जीत चुकी है। प्रदीप जी मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा मैं। तो 13 बार कांग्रेस जीत चुकी है, आगे इसको कंटिन्यू रख पाएगी नहीं रख पाएगी, सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई है। बीजेपी जीतती तो ये कहेगी कि देखिए हमने डैमेज कंट्रोल करके पार्टी ने बाजी मारी है, और हार जाती है तो कहने को ये मिलेगा कि हमारे पास में कुछ था ही नहीं, संघर्ष किया और खोने को लिए कुछ नहीं था। अब देखना होगा कि टीआरसीपी, यमुना जल समझौता, डबल इंजन की सरकार या कांग्रेस जो बात कहकर के जनता के बीच जा रही है या गुड़ा कहकर के जा रहे हैं, कौन रंग जमा पाता है ये तो जब चुनाव परिणाम आएगा 23 तारीख को तभी पता चल पाएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।